प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th एग्जाम 2023 के लिए जो है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये हम यानी कि संदर्भ सहित व्याख्याएं हम करेंगे। तो ये आपके जो है पोइट्री वाले पार्ट है, उसमें से आपकी ये पूछी जाती है और ये आप जो है हर जिले के पेपर में आपसे पूछी जाएगी और ये आपके जो है 4 मार्क्स का आपके ये पूछा जाता है। और इसमें आपको देखिए दो ये देते हैं, तो दो में से आपको एक का करना होता है, यानी कि ऑप्शन में रहेंगे तो दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, 4 नंबर का रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहले जो है कॉन्टेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर है, वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। इस तरह से ये तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा और आपसे बोला जाएगा कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमें 3 बातें लिखनी हैं। पहली हमें लिखनी है रेफरेंस। रेफरेंस में हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो लाइनें हैं वो किस पोइम से ली गई हैं और इसके पोइट का यानी कि इसके कवि का जो है क्या नाम है। बस 2 बातें हम लिखेंगे। जैसे देखिए ये जो लाइन है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम वाइंड कंपोज्ड बाय सुब्रमण्या भारती, अ ग्रेट तमिल पोइट। तो ये हमने लिख दिया, ये हम रेफरेंस में लिखेंगे, यानी कि ये लाइनें कहाँ से ली गई है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में लाइनें दे रखी हैं वो लाइनें किस पार्ट से ली गई हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम ये लिखेंगे कि कभी इसमें क्या बोलना चाह रहा है। कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे, जैसे देखिए इसमें, द पोइट रिक्वेस्ट द वाइन टू ब्लो सॉफ्टली सो देट नो डैमेज इज डन टू द शटर्स of the windows, the papers are not scattered and the books are not thrown down the shelf। तो ये बोल रहा है कभी इसमें। अब एक्सप्लेनेशन, एक लाइन और लिखेंगे हम इसमें एक्सप्लेनेशन। 3 बातें हम इसमें लिखेंगे। पहला हम रेफरेंस लिखेंगे, दूसरा कॉन्टेक्स्ट और तीसरी हम एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये जो लाइनें बोली गई हैं इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, इन सारी लाइनों का क्या मतलब है, वो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं यहाँ पर हमें इंग्लिश में ये लिखनी पड़ेगी। जैसे देखिए द पोइट मेक्स एन अपील टू द वाइन टू ब्लो सॉफ्टली, ही इज अवेयर ऑफ द डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय अ स्ट्रांगली ब्लोइंग वाइंड टू हिज बिलोंगिंग, देयरफॉर ही रिक्वेस्ट इट नॉट टू कॉज डैमेज टू हिज विंडो शटर्स, पेपर्स एंड बुक्स। तो इस तरह से हम इसका ये करेंगे। तो इसमें हमें 3 बातें लिखनी है और तीनों बातें लिखने पर आपको जो है 4 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर रेफरेंस यानी कि संदर्भ, ये हमने यहाँ पर इसकी हिंदी भी ले रखी, तो आप समझने के लिए इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पेपर में आपको हिंदी नहीं लिखनी है, केवल आपको इंग्लिश की ही तीनों बातें लिखनी है। इसके बाद देखिए कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग यानी कि इसमें जो है कभी क्या बोलना चाह रहा है, और व्याख्या, व्याख्या यानी कि उन पूरी लाइनों का अर्थ क्या है, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इसका हिंदी भी पढ़ सकते हो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगला अगला है हमारा, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन फ्रीज and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bee roach will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the beloved glade। तो यहाँ पर देखिए अब इसके रेफरेंस में हम ये लिखेंगे कि ये किस जो है किस पार्ट से ली गई हैं। तो यहाँ पर देखो, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स। ये देखो आप ये इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो कि आपको कैसे लिखना है। क्या लिखना है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स लाइरिक्स, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, दिस विल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। तो देखिए, द पोइट इज इम्पिटेंस टू गो टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री वेयर ही वुड बी लिविंग इन द मिडस्ट ऑफ नेचर्स एंड एंजॉइंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। और एक्सप्लेनेशन में हम ये लिखेंगे कि इसमें जो है क्या बात पूरी बोली गई है, यानी कि सारी लाइनों का जो है अर्थ क्या है वो हम इसमें लिखेंगे। तो आप इसको याद कर लेना। और इसके बाद देखिए हमारा अगला है हमारा, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर द देट देर कैन नॉट स्लीप देम थ्रो।
तो हम इसका रेफरेंस लिखेंगे। तो रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। तो देखिए, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पोएवी केरीज पोइम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि दिस पोइम इज अबाउट एन ओल्ड लेडी हु enraged Saint Peter because of her greed. These lines describe the climate of the countries known as Northland. इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या आएगा, फार अवे इन नॉर्थलैंड द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। इन विंटर द नाइट्स देयर आर सो लॉन्ग दैट द पीपल ऑफ दूज प्लेस कैन नॉट स्लीप देम अवे। तो इसके बाद ये यहाँ पर इसके हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं, तो आप इनको हिंदी अर्थ से समझ सकते हो। इसके बाद हमारा अगला है, रिमेंबर नो मैन आर स्टेंच नो कंट्रीज फॉरेनर बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इच अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल सेल लाई। तो इसका रेफरेंस है। रेफरेंस में हम लिखेंगे कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम जेम्स क्रिकम पोएम्स नो मैन आर फॉरेनर। और कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द पोइट एम्फेसिस द इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल ह्यूमंस बीइंग इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज दे बिलोंग टू। और इसके बाद इसी तरह हम जो है एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, आपको जो लाइनें आप लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये जो लिखी हुई है सेम ऐसी की ऐसी आप लाइनें लिखें, क्योंकि देखिए ये तो एक किसी गाइड का है, अगली जो कोई और दूसरी कोई गाइड होगी उसमें अलग तरीके से लिखा होगा, आपके स्कूल में अगर पढ़ाया है तो वहाँ अलग तरीके से पढ़ाया होगा। तो बातें मतलब एक ही होना चाहिए, बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है लाइनें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, उसमें आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो आप लाइनें जो है अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड कुकिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विदरिंग एंड देन इट इज डन। तो यहाँ पर देखिए इसका रेफरेंस हम क्या लिखेंगे कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री कंपोज्ड बाय गिव पटेल। और इसके बाद देखिए हम कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द पोइट सेज दैट अ ट्री शुड बी कंप्लीटली डिरोटेड टू किल इट द रूट्स आर द रियल फोर्स ऑफ अ ट्री। इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, द पोइट सेज दैट व्हेन द ट्री इज डीरूटेड और पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ द अदर वर्क ऑफ चोकिंग ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग एंड विदरिंग इज डन एट लास्ट द वर्क रिलेटेड टू इट्स यूज इज परफॉर्म्ड एंड द ट्री कंप्लीटली डाइज। और यह इसका हिंदी अर्थ है, आप हिंदी अर्थ देख लेना। इसके बाद अगला है हमारा, along the sand he lay until observed and chased away and now he vanished in the ripples among the green slim reeds। तो इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी आप ये से देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हो। इसके बाद है हमारा अगला, नो मोशन हेज सी नाउ नो फोर्स सी नाइदर हेयर्स नोर सीज रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरिंग कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो इसका भी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका हिंदी अर्थ भी आप देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो हैं इम्पोर्टेंट स्टैंजाज और कॉन्टेक्स्ट लिखने का। तो यहाँ पर देखिए हमने ये इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो जहाँ तक संभव है आपको इनमें से ही जो है मिल जाएगा, क्योंकि आपके दो रहेंगे ऑप्शन में, तो आपको दो में से केवल एक करना है और ये 4 नंबर का आपका रहेगा। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।